हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। और एनसीईआरटी में ये आपके पास जो चैप्टर है उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है? कंपटीशन के ऊपर, यानी जेई और नीट के ऊपर, ठीक है। और क्लास 11th के बच्चे भी इसको आराम से देख सकते हैं जो जेई और नीट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं। बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा और इतने कम टाइम में इतने डेप्थ में पढ़ाया जाएगा ना, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना? तो सीधा शुरुआत करते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या होती है ना? केमिस्ट्री आखिर किसको बोलते हैं? केमिस्ट्री में हम करते क्या है ना? तो बेटे जो हमारे पास केमिस्ट्री है, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। अब मैटर क्या होता है सर? मैटर क्या होता है बेटा? जो आपके आस-पास आप नज़र घुमा लो, आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है और नहीं भी दिखाई दे रही है, जैसे कि एयर, है ना? पत्थर, ईंट, आपका बेड, आपका फ़ोन, सब मैटर है ना? मैटर बेटे अब मैटर की भी कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए या ऐसे ही बोल दे कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो मैटर है? नहीं बेटे। मैटर की क्या डेफिनेशन है हमारे पास बेटा? मैटर हमारे पास क्या होता है? जिसके पास हैव सम मास, क्या होना चाहिए उसके पास बेटा? मास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो। जैसे कि आपका बेटा फ़ोन है ना? अगर आप इसके आपके फ़ोन का कुछ ना कुछ मास तो है ना? आपने हाथ में उठा रखा, वज़न लगता है ना आपको? हाँ, लगता है जी। और अगर आप कहीं पे भी इसको रखते हो तो जगह तो घेरता है। हाँ जी, तो सबसे बेस्ट आपका एग्ज़ाम्पल आपके हाथ में ही है फिलहाल, वो क्या है आपका? फ़ोन, है ना? अच्छा सर आपने कहा एयर भी क्या एयर मैटर होती है? हाँ जी, कहा मैंने। एयर मैटर कैसे होती है? एयर में तो मास ही नहीं होता। एयर तो बेटा सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैटर का। एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दुनिया भर की गैसेज़ है और वो सारी की सारी मैटर ही है। सर आप ये बताओ कैसे मान लें कि उसका मास होता है? तो बेटा एक काम करो, आप एक लकड़ी लो, है ना? एक डंडा लो लक्कड़ का, एक तरफ तो आप खाली बैलून बिना फुलाए हुए टाँग देना और एक तरफ फुला के टाँग देना। आप और बीच से पकड़ लेना बेटा, क्या होगा आपका बैलून उस तरफ झुक जाएगा जहाँ पर आपने गैस वाला जो आपने हवा भरी है, उसमें आपने जो गैस भरी है, वो क्या हो जाएगा एक तरफ झुक जाएगा, मतलब इसका उसके पास मास है। अच्छा ठीक है, हमें समझ आ गया कि मैटर क्या होता है। अब अगर हमें मैटर समझ आ गया, तो हम केमिस्ट्री में करेंगे क्या? बेटा हम ये करेंगे केमिस्ट्री में, देखो आपके पास दुनिया भर के फिलहाल केमिकल्स हैं। केमिकल्स क्या होते हैं? सिर्फ ये शैम्पू वगैरह नहीं भाई, आपकी पूरी बॉडी कॉम्प्लेक्स केमिकल से मिलकर बनी हुई है। और ये कैसे बने, है ना? जैसे पानी है, हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना? दोनों मिलकर पानी बन जाता है। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं आस-पास दिया हूँ वो बन जाएँगे? नहीं जी, ऐसे नहीं बन जाएगा वाटर। कुछ ना कुछ हमने करना पड़ता है। तो हमने क्या करना पड़ता है? अच्छा एक बात बताओ, अगर पानी है मेरे पास H2O है, उसमें ये H जो है वो 2 क्यों है? वो ऑक्सीजन 1 ही क्यों है? तो बेटा उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। हम कॉम्पोजिशन की भी स्टडी करते हैं कि ये इसी कॉम्पोजिशन में हमें क्यों मिलते हैं, है ना? हम उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी जैसे बेटे क्या नेचर है, पानी नीला क्यों है, आसमान गीला क्यों है? उल्टा बोलते हैं ना, आसमान नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है ना? सब कुछ हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमें यहाँ से पता चलती है हमारी केमिस्ट्री से। बिहेवियर कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है या उसका नेचर कैसा है, तो वो सब हम किस में बात करेंगे? केमिस्ट्री में बात करेंगे, है ना? और कैसे कोई दो नई चीजों को मिलाकर हम नई चीज बना देते हैं थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, सब कुछ में किस में पढ़ेंगे बेटे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना? मैंने बहुत एक छोटा-सा ब्रीफ सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया केमिस्ट्री के बारे में, ताकि जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको ये ना लगे कि मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं इस वीडियो को देखूँ, ना देखूँ मुझे समझ आएगा, नहीं। बिल्कुल बेसिक से, है ना? अब बेटे जो मेरे पास मैटर होता है ना, मैटर को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बेटा। एक तो होता है फिजिकल, कैसा? फिजिकल मतलब कैसा दिखता है उसके बेस पे क्लासिफाई कर देते हैं। एक होता है बेटा केमिकल, ठीक है? क्या? केमिकल। और हमारे लिए मेन हमें ये केमिकल ही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिजिकल के बारे में बता देता हूँ। फिजिकल हमारे पास 3 तरीके से देख सकते हैं बेटा। क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और तीसरा क्या होता है? गैस, हम सबको पता है। जो सॉलिड होता है ना,
इनके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आपकी दोस्ती होती है ना, 2 दोस्त हो, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कहते हैं भाई इनकी दोस्ती तो सॉलिड है ना? तो बेटे जो सॉलिड होते हैं ना, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके बारे में सर, ये इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? बेटा अभी अच्छे से अभी हम आगे इसी के बारे में बात करेंगे। अभी इतना जान लो, जैसे आप 2 दोस्त हो, आप 2 दोस्तों के बीच में जो बॉन्ड है, जितना तगड़ा बॉन्ड है, उसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल देते हैं, ठीक है? जो सॉलिड होते हैं ना बेटे, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना? लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड बेटे थोड़ा-सा बॉन्ड्स मतलब बीच सी में रहता है ना? ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हो गया तो सॉलिड हो जाएगा, हैं? तो वो क्या होता है? मॉडरेट होता है। कैसा होता है बेटा? मॉडरेट। और जो हमारे पास गैस रहती है वो क्या कि बिल्कुल इनका बॉन्ड होता है बी, जैसे आपकी क्लास में लड़कियों के साथ बॉन्ड है ना, वो उस कोने में, आप उस कोने में, बस ये गैस है ना? अब बेटा जो देखो, अब क्या मेरे पास यहाँ पे होता है, एक तो होता है शेप, है ना? एक होती है गोली। सॉलिड की शेप जो होती है फिक्स होती है। सॉलिड की शेप जो होती है फिक्स होती है। अगर आपके पास ब्रिक है यानी ईंट है, उसकी शेप फिक्स है। आप उसको दबाओ, करो, वो टूट सकता है लेकिन उसकी शेप चेंज करना बहुत मुश्किल है, और ना ही कर सकते हम तो शेप चेंज, है ना? और उसको क्या बेटी जो शेप होती है वो क्या होती है बेटी? डेफिनेट शेप होती है। कैसी होती है? डेफिनेट मतलब फिक्स शेप होती है। लिक्विड बेटा आप जिस कंटेनर में डाल दोगे, वो वैसी ही जगह ले लेगा, उसी शेप में आ जाएगा। अगर आप गिलास में डालोगे, वो गिलास की शेप ले लेगा। कटोरे में डालोगे, कटोरे की शेप ले लेगा। तो जो लिक्विड है उसकी शेप नॉन डेफिनेट होती है। कैसे? नॉन डेफिनेट, है ना? ऐसे ही गैस, गैस तो बेटा अगर आप इस रूम में छोड़ दोगे, पूरा रूम में फैल जाएगी, है ना? तो ये तो ड्रोन की भी शेप ले लेगी, तो ये क्या होगा बेटे? नो डेफिनेट, कोई शेप इसकी फिक्स नहीं है मेरे पास, ठीक है? वॉल्यूम क्या होता है कि कितनी जगह घेर रहा है। बेटे सॉलिड क्या है? आप सॉलिड को कहीं भी रख दो, वो उतनी ही जगह घेरेगा। तो बेटे शेप कैसी, वॉल्यूम कैसी होगी उसकी? डेफिनेट होगी। अब पानी का भी क्या बेटे? आप कहीं पे भी डाल लो, अगर 100 ml पानी है, वो 100 ml जगह ही घेरेगा। तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी? कि वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी? डेफिनेट वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है? तो गैस, बेटा अगर मैं गैस को इस रूम में छोड़ दूँ ना, वो इस पूरे रूम में फैल जाएगा, इस पूरे रूम की जगह ले लेगा। तो ये कितनी भी वॉल्यूम गेन कर सकता है, कितनी भी वॉल्यूम में फैल सकता है ना? तो कोई फिक्स नहीं है। अगर मैं इस कमरे में चाहूँ तो पूरी कमरे में फैल सकता है, और एक मैं सिलेंडर में चाहता हूँ तो सिलेंडर में भर के भी रख सकता हूँ, एक कटोरी में भर के भी रख सकता हूँ। वो उसी जगह में खुश है जितने उसे मिल जाए। फैलने वाला बंदा है ये, है ना? तो ये भी कैसे हो जाएगा बेटे? वॉल्यूम इसकी हो जाएगी नॉट डेफिनिट। ठीक है बेटा? तो बच्चों अभी तक हमने जो बात करी है कि मैटर क्या होता है, मैटर को हम फिजिकली कैसे क्लास, तो बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा है कि मैटर क्या होता है और हम इसको फिजिकली कैसे क्लासिफाई करते हैं, है ना? अब हम बात करेंगे कि हम केमिकली कैसे क्लासिफाई करेंगे, जो हमने केमिस्ट्री में असल में पढ़ना है ना? तो बेटा जो मेरे पास मैटर होता है, मैटर से पहले अभी मैं सब कुछ बताता हूँ, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपका घर है ना? घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है बेटा? घर का बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स। एक ब्रिक जोड़ी, दूसरी ब्रिक जोड़ी, है ना? ऐसे ब्रिक जोड़-जोड़ के एक घर तैयार कर दिया, है ना? ऐसे ही बेटा हमारे पास क्या होता है? मैटर होता है। अब मैटर के अंदर बेटे एक कोई भी मैटर है, क्या? कोई भी मैटर है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, वो एक सबसे छोटी चीज़ से मिलकर बनी है, जिसको हम बोलते हैं एटम। एटम जो होते हैं बेटे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? सबसे छोटा पार्टिकल्स जिससे दुनिया ही बनी है ना? अब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है। क्या हाइड्रोजन का एक एटम? ये इतना बड़ा नहीं होता बेटा, ये तो वो बहुत बड़ा हो गया है ना? हाइड्रोजन का एटम बहुत ही छोटा होता है। अभी सब बात करेंगे, अभी इतना समझो। हाइड्रोजन का एक एटम, एक और 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 एटम, काफ़ी सारे हाइड्रोजन के एटम है बेटा ये। किसके एटम है? हाइड्रोजन के एटम है। काफ़ी सारे हाइड्रोजन के एटम मिलकर बनाते हैं बेटा कि एलिमेंट। क्या बनाते हैं? एलिमेंट। तो बेटा हमने पढ़ लिया। मैटर को हम क्या कैसे क्लासिफाई करते हैं केमिकली? एक तो मेरे पास होता है बेटा एलिमेंट, और एक होता है मेरे पास कंपाउंड होता है। क्या होता है बेटा? कंपाउंड। ठीक है? एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। क्या हो?
वन टाइम ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। जब एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, एलिमेंट बोल देंगे। अच्छा सर अब कंपाउंड या बोलेंगे, कंपाउंड से पहले आता है एटम जाएंगे बेटे। एटम क्या होता है बेटे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। मोलिक्यूल क्या होते हैं, मोलिक्यूल होता है बेटा जब दो, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। क्या, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल, है ना। तो क्या बेटा, जैसे अब मेरे पास एटम की एग्जांपल क्या होती, एटम की एग्जांपल होगी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हो गया बेटा। ऐसी मॉलिक्यूल के एग्जांपल क्या होगा, जब दो एटम्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं बेटा, कंबाइन कर जाए। तो बेटा सबसे बड़ी बात, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया, वाटर बना दिया, ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। एक और बात बेटा, ये जो दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, इट कैन बी सेम और डिफरेंट। इससे क्या बात हुई सर, ये क्या बोल दिया आपने, अभी बता देते हैं बेटा। इट कैन बी सेम और डिफरेंट। बेटा देखो, हाइड्रोजन का एक एटम ये है, हाइड्रोजन का एक एटम ये है, लेकिन जो मुझे हाइड्रोजन नेचर में मिलती है ना, वो मुझे कैसे मिलती है, H2 की फॉर्म में मिलती है। कैसे मिलती है, H2 की फॉर्म में, दो हाइड्रोजन, है ना। तो बेटा दो हाइड्रोजन कंबाइन हो गए, इट कैन बी सेम और डिफरेंट। अगर सेम ही टाइप के मॉलिक्यूल दो एटम आपस में कंबाइन कर जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं बेटा मॉलिक्यूल। और अगर दो अलग अलग टाइप के हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गए। क्या हो गए, मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्या है बेटा, कंपाउंड मॉलिक्यूल है, लेकिन कौन से वाला, डिफरेंट टाइप वाला। क्या, डिफरेंट टाइप वाला। और जब काफी सारे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे किसके, वाटर के काफी सारे मॉलिक्यूल मिल जाएं, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, कंपाउंड बोल देंगे। तो समझ आए ना, एलिमेंट क्या होता है बेटा, एलिमेंट क्या होता है मेरे पास, एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनेंगे। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है बेटा, ये मुझे H2 की फॉर्म में मिलता है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दो एटम आपस में मिलकर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हीलियम है मेरे पास, हीलियम अकेला एग्जिस्ट करता है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। और इसको, ये जो बेटा मेरे पास H2 है, अगर दो एलिमेंट, दो एटम सेम टाइप के अगर आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, सेम ही एटम कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं, ठीक है। और जब डिफरेंट टाइप के उसको भी हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, तो बेटा वो मेरे पास क्या हो गए, वो मेरे पास हो गया बेटा कंपाउंड। तो समझ आया होगा आपको, मैं होप करता हूँ इस चीज की, है ना। तो बच्चों अब हमें समझ आ गया है हमारे पास एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे हम जो बात करेंगे कि एक एटम हमें दिखता कैसा है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, तो इस चीज के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे अभी, है ना बेटा। मेरे पास एटम क्या होता है, एक एटम मुझे स्पेरिकल शेप का दिखाई देता है, ठीक है। इसके सेंटर में मुझे क्या दिखते हैं, मुझे दो चीजें दिखते हैं बेटा। इसके सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर दो चीजें होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। एक होता है बेटा प्रोटॉन और एक क्या होता है मेरे पास, न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो मेरा ये एटम है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या रिवॉल्व करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेता हूँ बेटा। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितना होता है, एक प्रोटॉन होता है, कितना, एक। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन जो बेटे हाइड्रोजन के अंदर होता है वो होता है 0। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही मेरे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। दूसरी बात सर, ये आपको कैसे पता इसके अंदर एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, बेटा आपको पेरियोडिक टेबल में फर्स्ट 30 एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर एंड मास लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। इसके बाद हम काफी कुछ अपने ये तो करना ही पड़ेगा, हमारे कन्वीनियंस के लिए है ये, है ना।
कोई शर्त है ही नहीं कि भाई सर इसको क्या हम किसी तरह समझ सकते हैं? समझ तो बेटा ऐसे ही सकते हैं बस, याद तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में कि कितने प्रोटॉन्स प्रेज़ेंट है, कितने न्यूट्रॉन प्रेज़ेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद ही रखना। आपको क्या याद रखना है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अच्छा सर, क्यों? अभी बता देते हैं बेटा। जैसे मेरे पास कार्बन है, क्या है? मेरे पास कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो मेरे पास है बेटा वो है 6। क्या है? 6। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 6। इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं। किससे भी करते हैं बेटा? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है? दूसरी बात बेटा, जितना मेरा एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना मेरा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैंने लर्न कर रखा है वो कितना है? 6 है। मास कितना है बेटा? मास जो कार्बन का होता है आप लर्न करोगे और आपको पता चलेगा जो मास है कार्बन का वो होता है 12। कितना होता है बेटा? 12 होता है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? बेटे न्यूट्रॉन ये होते हैं, आप मास में से इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है? आप मास में से अपने प्रोटॉन हटा, मास में से अपना एटॉमिक नंबर हटा दो। मास कितना है? 12। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कितने बच गए? 6। तो 6 मेरे पास क्या हो जाएंगे बेटा? न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ये सबके लिए एप्लीकेबल है ना? सबके लिए। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का एक एलिमेंट है मेरे पास। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे रखता है? मेरे पास के है एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप लिखेंगे इसके पैरों में और मास नंबर लिखेंगे ऊपर। ठीक है? अब सोडियम, ये मैंने एलिमेंट लिख दिया। इसका एटॉमिक नंबर आप देखना कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। मास कितना होता है बेटा? 23 होता है। कितना होता है? 23। आप नंबर ही रोके हैं ना, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। तो मुझे समझ आएगा जितना एटॉमिक नंबर उतने ही मेरे पास क्या हो जाएंगे बेटे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही मेरे पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो भी कितने हो गए? 11। अच्छा न्यूट्रॉन्स कितने होंगे सर? न्यूट्रॉन्स अभी आपने बताया कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर मैं घटा दूंगा, है ना? एटॉमिक मास कितना है बेटा? 23। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए मेरे पास? 12। अब जो एटम होता है, अब अगर मैं अपनी बात करता हूँ अपने पूरी बॉडी की, मेरा कितना मास होगा बेटा? मेरा मास होगा, मेरी सारी चीजों को जोड़ दो, मेरे हाथ के मास को, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरी बॉडी के मास को जोड़ दो, जो भी मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा? मेरा मास हो जाएगा। ऐसे ही मैंने भी आपको बताया, एक एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनके मास को जोड़ दो और जो भी जोड़ के मिलेगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा? इस एटम का मास हो जाएगा। अब इस एटम के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट हैं। कितनी सी? अभी सोडियम से हम बात करते हैं ना, सोडियम से ही हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर कि एटम के अंदर क्या बेटे? 3 चीजें हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है बेटे। प्रोटॉन का कुछ मास होगा? हाँ जी होगा। न्यूट्रॉन का कुछ मास होगा? हाँ जी होगा। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा? हाँ जी होगा। तीनों के मास को जोड़ दो, जो मिलेगा वो एटम का सम आ जाएगा, है ना? वो एटम का मास आ जाएगा। लेकिन बेटा जो हम इलेक्ट्रॉन है ना, हम इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं जोड़ते। अभी आपने देखा ना बेटा, अगर न्यूट्रॉन ये है ए माइनस डेट, तो बेटा मास क्या होगा? मास क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दो, 11 प्लस 12 23। इलेक्ट्रॉन तो हमने जोड़े नहीं, इलेक्ट्रॉन तो हमने जोड़े नहीं, हमने क्या जोड़ दिया बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ दिए, 11 प्लस 12 और ये मुझे क्या मिल गया? मास मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन तो जोड़े नहीं बेटा। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1837 टाइम डिवाइड कर दो आप, जो होता है प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है, 1837 गुना कम होता है बेटा, है ना? तो मास हम इलेक्ट्रॉन का नहीं जोड़ेंगे। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूँ, अगर मैं मेरे एक बाल का मास जोड़ना ज़रूरी है? क्यों नहीं जोड़ेंगे बेटा? नेग्लिजिबल है, मास तो है ही नहीं उस बाल का, है ना? तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं जोड़ते। किसके मास को जोड़ेंगे बेटा? हम प्रोटॉन के मास को जोड़ेंगे और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ेंगे। अब बेटे प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटे? 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg या -24 ग्राम। और इसको हम एक और लिख सकते हैं कि 1 AMU के बराबर है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। तो बेटा जो प्रोटॉन है, सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन थे? 11। तो 11 प्रोटॉन का मास कितना हो गया? एक प्रोटॉन का मास है 1 MU, 11 का कितना हो गया? 11 AMU। हाँ, न्यूट्रॉन का भी जोड़ना है मुझे। मैंने क्या बताया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही जोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो ना के बराबर होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन हम बराबर ही मान के चलेंगे। ठीक है? तो बेटा ये कितना हो गया? 12 AMU।
AMU हो गया। और 11 + 12 कितना हो गया बेटे? 23 AMU हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया? मास हो गया। तो अब मुझे एक चीज़ समझ आ गई, जो मेरा मास है वो सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के इक्वल, है ना? इलेक्ट्रॉन का मास हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है ना? ये चीज़ समझ आ गई। अब एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे पास 23 AMU मास है, ये किसका मास है? एक एटम का। कितने का? एक एटम का मास जो है मेरे पास वो कितना है? 23 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको यूनिफाइड मास बोल देते हैं ना? कितना हो गया? 23। अगर इसको मैं ग्राम में चेंज करना चाहूँ, 1 एमयू में कितने ग्राम होते हैं बेटे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको जो आप सोल्व कर दोगे तो मुझे आंसर किस में मिल जाएगा? ग्राम में मिल जाएगा। आपके पास काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपको मास दिया होता है एएमयू में, या आपसे मास कहते हैं कि ग्राम में बताओ, है ना? तो आप कैसे निकालने ने? पहले एएमयू में मास निकालो। एएमयू में मास कैसे निकाल लोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दिए। अब क्या करोगे? उसको 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मास जो है वो ग्राम में आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो बच्चों आज क्या के दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम अकेला है ना? एक सोडियम मेरे पास क्या एलिमेंट है? एलिमेंट की सिर्फ एक एटम का क्या पूछा है? एटॉमिक मास कहीं भी लिखा जाए, इसका मतलब मास ऑफ वन एटम, है ना? सोडियम के एक एटम का मास बताना है, किसमें? ग्राम में। अच्छा सर, सोडियम के अंदर क्या होता है? मुझे पता है मास क्या होता है। मास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने होते हैं सोडियम के अंदर? अभी पता करा, 12 होते हैं। तो प्रोटॉन कितना होता है? 11 होते हैं। इसका मास कितना है बेटे? 23 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम का मास कितना आ गया? 23 एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहा उसने? ग्राम में बताना है। ग्राम में पता है, एक एमयू 8 एमयू में कितना होता है बेटे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको हम सोल्व कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है कैलकुलेट दी मोलिकुलर मास। अब ये क्या हो गया बेटा? मेरे पास एक मोलिक्यूल हो गया। मोलिक्यूल क्या होता था? अभी मैंने आपको बताया था ना बेटा, मोलिक्यूल्स होते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, अगर आपस में कंबाइन कर दिया जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? उसको हम बोल देते हैं मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल का मास पूछा है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार ध्यान से सुनना बेटा। ये एक एटम का मास था, ये एक ही मोलिक्यूल का मास है। काफी सारे मोलिक्यूल आपस में मिला दिए बेटा, कंपाउंड बन जाएगा, है ना? उसके बारे में भी भैया हम बात करेंगे। अभी उसने क्या पूछा है? सिर्फ एक मोलिक्यूल का मास बताना है। बेटे कार्बन का आप मास याद करोगे, अभी मैंने बताई थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हम निकाल लेंगे। मैंने कहा आपको पहले 30 एलिमेंट्स का लर्न करना पड़ेगा आपको, है ना? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और मास क्या होता है? 12। मुझे पता है 12 मास है किसका? कार्बन का। कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है। हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1। कितने नाइट्रोजन है? 12। ऑक्सीजन का बेटा एक का मास कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 6। 12 छी 72, 12 एकम 12, 16 छी 96, 96 2 98, 108, 110, 180। तो कितना आ गया बेटा? 180 AMU आया। ये क्या आ गया बेटा? AMU आया। मैंने बताया था ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU लिखते हैं। और मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो मास होता है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, वो लगभग इक्वल होता है, इसलिए हम उसको A1 AMU लिखते हैं। और उन्होंने मुझे क्या कहा? ग्राम में बताने, तो क्या कर दूंगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? वन शॉट में इससे बेसिक से कोई नहीं उठाएगा, ठीक है? अब मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। पहला है रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना? रिलेटिव एटॉमिक मास, नाम से ही हमें पता चलता है रिलेशन में, किसी के रिलेशन में बात करी जा रही है। किससे बात करी जा रही है? रिलेशन में। किसके रिलेशन में बेटा? मास होगा, मास ऑफ एटम इन एम। किसी भी मास, किसी भी एटम का क्या होगा? मेरे पास मास होगा। किसी भी एटम, अगर उसने बोला सोडियम, सोडियम का मुझे लर्न हो गया, अब तो बेटे 23 AMU है ना? 23 AMU है, मुझे याद हो गया, ठीक है? अब बेटा जो बेटे नीचे किसके रिलेशन में बेटे? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, ठीक? मास ऑफ कार्बन 12।
अब क्या बात रही बेटा, मुझे कहा भाई रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ सोडियम का। सोडियम का मास कितना हो गया? 23 AMU हो गया। ओके, डन, बात होगी, ठीक है। मास बेटे कार्बन का कितना होता है? 12 AMU। और 1/12, 12 से 12 कैंसर, कितना बच? AMU से AMU कैंसल, क्या बच गया? 23 AMO, ओनली 23। इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं आएंगे मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास के, ठीक है। अब साफ सी बात है बेटा, मुझे याद रखने की जरूरत है कि 1/12 तो मास ऑफ कार्बन, छोड़ो बेटा, मुझे पता है मास ऑफ एलिमेंट एटम, ठीक है, अपॉन में 112 इंटू मास ऑफ कार्बन। 12 क्या होता है बेटा? 12 होता है ना, कि 12 से 12 कट जाएगा, 1 आ गया, तो नीचे क्या लिख दो? 1 AMU लिख दो। और ऊपर कोई मास आएगा, मान लो उसने मुझे कहा कार्बन का रिलेटिव मास बता दो। कार्बन का रिलेटिव मास क्या होगा? 12 AMU अपॉन में 1 AMU। AMU से AMU कैंसर, तो क्या आ गया? 12। बस बेटा, जो उसका मास है, मान लो कार्बन का जो भी मास है उसके यूनिट हटा दो, वो मेरा क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। उसने मुझे कहा ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, कितना हो गया? ऑक्सीजन का 16 हो गया बेटा, क्या हो गया? ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? 16 हो गया। बस यूनिट हटा दो, वो क्या हो जाएगा? मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। एक होता है बेटे हमारे, मेरे पास क्या होता है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है मोल कंसेप्ट। बहुत ध्यान से सुनना सब चीजों को। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता है बेटे? उस एटम का असल में जो मास है, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, जैसे सोडियम का कितना होता है बेटा? 23 AMU, है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 MU, है ना। नाइट्रोजन का क्या होता है? 14 AM। समझ आया बेटा? बस यहाँ पे क्या लगा देना? यूनिट लगा देना। ऊपर हमने क्या नहीं लगाई? यूनिट नहीं लगाई। वो मेरा क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये मेरे पास क्या होगा? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। थर्ड जो मेरे पास आता है बेटा, वो होता है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। ऊपर भी हम ले सकते हैं एटॉमिक की जगह मोलिकुलर। अगर मोलिक्यूल की बात करें वो मोलिकुलर मास हो जाएगा। ये क्या हो गया? ग्राम मोलिकुलर मास। इसको हम मोलर मास ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? मोलर मास भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार बताओ मुझे, ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास ये क्या होता है बेटा? ये होता है मास ऑफ 1 मोल। ये पहला वर्ड मेरे पास आया है जो मेरे चैप्टर का है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या 1 मोल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन एक्सेट्रा, जो भी है 1 मोल का। अभी 1 मोल की भी हम बात करेंगे कि क्या होता है। अभी हमें इतना याद रखना है मैडम, जो मेरे पास मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास या मोलर मास जो मेरे पास होता है, ये क्या होता है बेटा? जो ये AMU लिखा है ना आपने, AMU, AMU हटा के अगर आप ओनली ग्राम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ग्राम पर मोल। ये मेरे पास क्या होगा बेटा? ये मेरे पास हो गया एक ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा। दिखाई दे रहा है बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं हम। CO2 का रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बताना है, और ग्राम, ये एटॉमिक नहीं, ये मोलिकुलर होगा बेटा। मोलिक्यूल है ना, तो ये मोलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक है। और ग्राम मोलिकुलर मास मुझे बताना है, सो क्या होगा? रिलेटिव में बताया बेटा, इसका पहले मास निकाल दो, है ना। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। 16 इंटू 2, 32। कितना हो गया? 44। रिलेटिव एटॉमिक, रिलेटिव मोलिकुलर मास में हम यूनिट नहीं लिखते, तो ये क्या हो गया मेरे पास? रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास में क्या होगा बेटे? हम यूनिट लिखते हैं AMU में, लिख दिया थी 23 AMU। और इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ग्राम मोलिकुलर मास ये किसका है? 1 मोल का मास है। वो कितना है बेटे मेरे पास? 23 ग्राम पर मोल। 44, या सॉरी माय बैड, 44 KLU, 44 ग्राम पर मोल। सोडियम का एग्जांपल लेके बार बार वही लिख के जा रहा हूँ, ठीक है। CO2 का कितना आया? 44। रिलेटिव मोलिकुलर मास में आपने क्या लिखना है बेटा? मास, कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास में आपने यूनिट लिखने हैं AMU में। और ये है 1 मोल का, तो यहाँ पर दिखना यूनिट ग्राम पर मोल। अब मोल क्या होता है बेटे? ये हमारा असली टॉपिक है। और देखो मैंने कितना सारा आपको यहाँ तक बता दिया, कितना सारा चैप्टर बढ़ा दिया सिर्फ
1 मोल तक पहुँचने के लिए, ठीक है? अब मोल पे पहुँच जाएँगे और धड़ाधड़ क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आया, वो है मोल। मोल क्या होते हैं, मोल कैसे आई, सब बात करेंगे, है ना? बिल्कुल डीप में जाएँगे बेटा, आपको ये नहीं लगेगा कि आप वन शॉट पढ़ रहे हो, है ना? या फिर आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है तो आपको डिटेल में नहीं मिल रहा। बेटा मैं आपकी तरह ही हूँ, है ना? एक छोटे से घर से आया हूँ, मैं चाहता हूँ आप तक फ्री में शिक्षा पहुँचे, है ना? तो बेटा अब देखो, मेरे पास मास है 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये क्या हुआ? एक बेटे मेरे पास ना तरीका होता है मास नापने का एटम्स का, ठीक है? वो होता है बेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वहाँ तक हमने नहीं जाना, वो साइंटिस्टों ने कर रखा है। साइंटिस्ट ने क्या करा बेटे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एटम का मास इसी तरीके से पता कर लिया और वो आया 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, ठीक है? लेकिन उन्होंने करा, साइंटिस्ट ने करा मास स्पेक्ट्रोमेट्री से करा, उन्होंने मास पता कर दिया कितना होता है, इतना होता है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि मेरे पास टोटल कोई चीज़, मेरे पास एक डिब्बा है, उसके वो टोटल है 40 ग्राम। कितना है उसका वेट? 40 ग्राम है बेटा। कितना है? 40 ग्राम। छोटा है ना लंबा ज़्यादा है, बड़ा कर लेते हैं। 40 किलोग्राम है बेटा। कितना है? 40 किलोग्राम है, ठीक है? उसके अंदर 1-1 किलो के डिब्बे रखे हैं। कितने के बेटा? 1 किलो के बोला मैंने। 1 किलो के डब्बे रखे हैं। तो बताओ उसका उसके अंदर कितने डिब्बे होंगे? अरे सर क्या कह रहे हो, 40 डिब्बे होंगे, बहुत आसान है। अच्छा, अब वो 40 किलो का है बेटा। अब डब्बे 2 किलो के हैं, अब बताओ कितने डब्बे होंगे? सब 20 होंगे। क्या कर रहे हो आप? मेरे साथ डिवाइड कर रहे हो। 40 अपॉन में 2 कितना हो गया? 20 होंगे। कितने होंगे बेटा? 20 डिब्बे होंगे। ऐसे ही मुझे मास पता चल गया एक एटम का, एक डिब्बे का मुझे मास पता चल गया। वो कितना है बेटा? 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23। इसको अपन रखेंगे बेटा, अपॉन में रखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं जी। टोटल मास कितना है डिब्बे का? 12 ग्राम है बेटा। कितना है? 12 ग्राम। जब इसको सोल्व करा करा गया गया बेटा, तो मेरा आंसर आया 6.00 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो वहां से मुझे पता चला बेटा कि ये एक नंबर आया कि इतने एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के अंदर। कितने? 12 ग्राम के अंदर। तो बेटा इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और बेटा यही से मुझे पता चला कि मोल्स क्या होते हैं, ठीक है? 1 मोल के अंदर बेटा, 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, ठीक है? अब सर एक बात बताओ, हम मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा मोल को कैलकुलेट करने के पर मेरे पास 3 तरीके हैं। कितने बेटा? 3 तरीके। पहला तरीका मेरे पास है, मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला तरीका है मेरे पास कि अगर बेटा एक चीज समझ लो कि मोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले, अब मैं एक इंसान हूँ, है ना? मैं पूरा एक इंसान हूँ, मेरा वेट है 50 किलो। नहीं वैसे ज्यादा है, बताऊंगा नहीं कितना है, ठीक है? मान लो मेरा वेट है 50 किलो, ठीक है? और मैं पूरा एक इंसान हूँ। एक और जगह एक छोटा सा बच्चा है, वो 2.5-3 किलो का होगा, वो भी पूरा एक इंसान है। तो वो भी पूरा एक इंसान है। ऐसी बेटे जो हाइड्रोजन का जितना भी मास है, हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 ग्राम। 1 ग्राम मास के अंदर पूरा 1 मोल है। क्या बोल दिया सर ये आपने? बेटे जितना उसका मास, उसके अंदर 1 ही मोल होगा। जैसे जैसे सब कार्बन, कार्बन के अंदर बेटा कितना मास होता है? 12 ग्राम। उसके अंदर भी कितना होगा? 1 ही मोल होगा। जितना उसका मास उतना ही मोल, 1 मोल होगा उसके अंदर बस, ठीक है? ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16 ग्राम। उसके अंदर कितने मोल होंगे? 1 मोल। कितने होंगे? 1 मोल हो। कितने होंगे बेटा? 1 मोल होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं 16 ग्राम के अंदर, ऑक्सीजन की बात ही कर रहे हैं बेटा हम, है ना? स्पेसिफिक ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का मास लेना है, कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का मास लेना है। अब मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के अंदर कितना मास है बेटे? 16 ग्राम। 16 ग्राम के अंदर 1 मोल है। 32 ग्राम के अंदर कितना होगा? 2। 48 के अंदर कितना होगा? 3। क्या कर रहे हो? जो भी मैं आपको मास दे रहा हूँ, गिवन मास, उससे मैं क्या करते रहो बेटे? मोलिकुलर मास डिवाइड करते रहो, ठीक है? गिवन मास कितना था? मैंने मान लो दिया 48। बताओ कितने मोल है? आप अगर 16 से डिवाइड करते हैं कितना आ गया? 3 मोल आ गया। अब मैंने कहा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन है उसके अंदर, बताओ 8 ग्राम ऑक्सीजन। अच्छा, 16 ग्राम क्या है मेरे पास? मोलर मास है।
साफ पता है बेटे, 16 ग्राम है, अगर 8 ग्राम है तो 8 ग्राम में आधा मोल होगा, 16 में पूरा आदमी है तो 8 में कितना होगा, आधा आदमी होगा। अब मेरा वेट 50 किलो है या कोई आदमी है 100-200 किलो का और वो पतला हो जाए बेटे, 100 किलो का हो जाए, लोग क्या कहेंगे, भाई ये तो आधा हो गया है ना, ये वही चीज है। अब मान लो, अब मैं कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन का मास कितना है, मैंने आपको दिया, भाई बताओ 48 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे, आप क्या करोगे, 48 के अंदर कितने मोल होंगे, और कार्बन के मास से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, कितने मोल होंगे, 4 मोल होंगे। तो मुझे ये फॉर्मूला पता चल गया। अगर मुझे मास दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, मास दे रखा है, और उसको मैं उसके मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, दूसरा कैसे निकालेंगे। अब मैंने कहा कि एक दर्जन के अंदर 12 केले आते हैं बेटा, एक डजन के अंदर कितने केले आते हैं, 12 बनाना आते हैं, ठीक है, 12 बनाना आते हैं, कितने के अंदर, एक डजन के अंदर। अगर मैं तुम्हें कहूँ, बताओ 12 बनाना है तो 6 बनाना में कितने डजन होंगे, सर क्या आप बात कर रहे हो, कुछ नहीं बस हाफ हो गए, तो क्या होगा, 0.5 डजन हो गया, है ना। अब क्या धरा आपने बेटे, मेरे 12 बनाना क्या हो गए, ये हो गया मेरा 20, ये मेरा क्या होगा, इससे मैं कैलकुलेट करूंगा कि मुझे पता चल गया एक डजन के अंदर 12 कैसे होते हैं। तो अब जो भी मुझे करना है इसके रिस्पेक्टिव में करना है ना। तो ऐसे ही मुझे एक नंबर पता चल गया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, बेस हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, गिवन एटॉमिक नंबर, वो गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। आपको एटम्स दे देगा, वो कहेगा अच्छा बताओ 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स में कितने मोल्स हैं। तो बेटे जो गिवन नंबर होगा वो ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा बेटे, बेस हो गए, 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कैंसिल, ये क्या हो गया 1/2। तो क्या आंसर आ गया, 0.5 मोल हो गए। बेटा जो लास्ट तरीका है वो सिर्फ गैसेस के लिए है, तो वहां पे आपने क्या करना है, आपको वॉल्यूम गिवन होगी, उसको 22.4 लीटर से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इसकी भी कैलकुलेशन होती है, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत है नहीं आपको। सिर्फ आपको 3 चीजें याद रखनी है बेटा, मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको सबके, है ना। पहला क्या बेटा, गिवन मास है कौन, मोलिकुलर मास। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो बेटा हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास लिखा जाएगा, एटॉमिक मास लिखा जाएगा। ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है मेरा, अगर मुझे नंबर दे रखे हैं एटम्स के कि भाई इतने एटम्स प्रेजेंट है, तो मैं क्या कर दूंगा, जो मेरे पास बेस है, जो मेरे पास जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसको कौन में लिख दूंगा, और यहाँ कर देंगे हम वॉल्यूम को डिवाइड में, ठीक है। अब हम मोल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, बस। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इससे आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आप मोल्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और बच्चों खुद क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी छोटी वीडियोस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता मैं। अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं आपको और वीडियोस ला कर दे दूंगा, है ना, क्वेश्चंस के ऊपर स्पेसिफिक। लेकिन फिलहाल मैं उतने क्वेश्चन ही करा पाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। तो मैडम सबसे पहले आपके पास क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। आपको मास दे रखा है बेटे, मैंने बताया जब भी आपको मास गिवन हो तो आप क्या निकाल लोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना। मोलर मास कैसे निकलता है सर, अरे अभी तो बताया था बेटा, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14, ये आपको क्या करना पड़ेगा याद। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 3, ठीक है। 14 प्लस 3 कितना हो गया, 17। अब ये मत सोचना मैं लैक ऑफ में देख रहा था। गिवन मास कितना है बेटा, 68 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया, 17, कितना बन गया बेटे, 4 मोल बन गए, कितने, 4 मोल, ठीक है सर। यहाँ क्या दे रखा है बेटे, आपको नंबर दे रखे हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स के, आपका नंबर दे रखा है। जब भी आपको नंबर दे रखा है मैंने आपको बता दिया बेटा क्या करना है। जो भी आपका बेस है, जैसे केलो के टाइम में क्या था, 12। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में हमारे पास क्या होगा, मोल्स के टाइम पे क्या होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कैंसर। एक कितना हो गया, 3 गुना, तो कितना आ गया बेटा, 3 मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइकॉन्स इन 3.2 ग्राम ऑफ O2 गैस इज, बेटे क्या कहा है, कितने एटम्स प्रेजेंट है इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा क्या कहा है, अब की बार मुझे क्या बताने हैं बेटे, एटम बताने हैं, क्या बताने हैं, एटम।
तो बेटा सबसे पहले क्या निकालूंगा, एटम निकालने हैं कितने 3.2 ग्राम में। ये मेरे पास क्या है गिवन मास, मोलर मास कितना हुआ, एक ऑक्सीजन का मास होता है बेटे 16, दो का कितना हुआ 32, कितना आया बेटा मेरे पास 0.1 मोल आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, ठीक है सर। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 0.1 मोल में कितने होंगे 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20 कितने मोलिट्यूल्स हैं, ये क्या है बेटे मोलिक्यूल्स, किसके O2 के। अब एक O2 के मोलिक्यूल में अंदर दो एटम है, कितने दो, तो दो एटम्स में क्या कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास एक एटम ऑफ एलिमेंट जिसका वेट है इतना, क्या आ गया मेरे पास बेटे वेट आ गया किसका, एक एटम का, किसका बेटा एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम लिखे ना बेटा, मास ऑफ वन एटम कितना है 6.643 इंटू 10⁻23 ग्राम, डन बात, ठीक है। अब उसने क्या कहा है नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं और गिवन मास है, मास गिवन है बेटा, तो क्या आएगा गिवन मास ऑन में मोलिकुलर मास, क्या आ जाएगा बेटा मोलिकुलर मास। सर मोलिकुलर मास तो गिवन है ही नहीं, मोलिकुलर मास क्या होता है बेटा एक मोल का मास, एक मोल एटम का मास, एक एटम का मास दे रखा है, एक मोल एटम कितने होंगे बेटे 6.0 को 10⁻23, ये तो खट गई, ये आ गया 40 ग्राम बेटे, कितना आ गया 40 ग्राम। तो ये मेरे पास आ गया बेटे एक मोल एटम का मास, बस। अब मेरे पास मोलिकुलर मास है, गिवन मास उसने निकला दे रखा है 20 केजी, 20 केजी है बेटे, पहले ग्राम में कर लो 20,000 अपॉन में 40, जीरो से जीरो कैंसिल 500, तो कितने मोल्स प्रेजेंट होगा बेटे 500 मोल प्रेजेंट होगे। सबसे पहले उसने मुझे क्या दे रखा था बेटा, उसने मुझे दे रखा था मास ऑफ वन एटम, तो मैंने क्या करा एक मोल एटम का मास निकाल लिया और वहां से मैंने क्या निकाला गिवन मास अपॉन में मोलकुलर मास। एक काम और भी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हैं सर, यही कर लो फिलहाल, तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, ठीक। इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, कि कौन से केस में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो मैक्सिमम है ना, तो मैं क्या निकाल दूंगा मोल निकाल दूंगा, जिसके मोल ज्यादा उसमें क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल फालतू हो जाएंगे, ठीक है। अब बेटा मैंने बताया अगर जब भी वॉल्यूम दे दें किसमें लीटर में, तो किससे डिवाइड करना है 22.4 लीटर से, ठीक है। 10 की बार कितना आ गया -4 मोल आ गई, ठीक है। अब क्या दे रखा है मास दे रखा है बेटे, मास, मास के टाइम में याद रखते हैं गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना है 0.18, 0.18। वाटर क्या होता है H2O, H का 1 × 2 ऑक्सीजन का 16, कितना बन गया 18, तो 18 ये कितना आ गया पे 0.1 मोल आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। अब बेटे ये दे रखा है सीधा N⁻³ मोल, इस क्वेश्चन में बेटे कुछ कमी है, तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा मोल किसके हैं 0.1 मोल, इसमें मेरे हिसाब से डेंसिटी गिवन होगी, मैं लिख नहीं पाया, ठीक है। तो इसके हिसाब से इन तीनों के हिसाब से क्या हो गया बेटा 0.1 मोल सबसे ज्यादा है, और इसी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होंगे मेरे पास मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर लिमिटिंग रिएजेंट जैसे क्वेश्चन होंगे है ना, अभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, तो अभी उस पर भी पहुंचेंगे। तो उससे पहले आपको मोल आने चाहिए थे, और मोल मैंने हर तरीके से आपको क्या कर दी निकालने सिखा दी है। तो बच्चों अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा को भी क्लियर कराना चाहता हूँ। अगर आप वो चीज समझ गए, बच्चों का खेल है वो, तो उसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना, आप क्वेश्चन ऐसे बनाओगे, ठीक है। बस ध्यान से सुनो जब मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा। मैंने कहा कि 40 केजी पोटैटोज कितने के हैं 400 रुपए के, ठीक है। तो बताओ 15 केजी कितने हो गए होंगे, है ना, 15 किलो कितने हुए होंगे। तो क्या करो बेटा पहले 1 किलो का निकाल दो, क्या निकाल दो 1 किलो पोटैटो का रेट निकाल दो, निकाल दिया 400 अपॉन में 40, जीरो से जीरो कैंसिल कितना आ गया 10 रुपये आ गया। तो 15 किलो आलू का रेट क्या हुआ 10 होना में
15 कितना हो गया 150 इसको बोलते हैं बेटे यूनिटरी मेथड, ठीक है। और सर आप ये छठी क्लास का टॉपिक हमें क्यों करवा रहे हो इतने हम जेई का पेपर देने वाले हो और ये टॉपिक करवा रहे हो आप। बच्चों यही क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। अभी देखते रहना बस आप लोग, ठीक है। दूसरा अगर उल्टे तरीके से पूछ ले कि भाई एक बात बताओ 400 रुपए के 40 किलो आलू आई और 150 रुपए के कितने आलू आएंगे, है ना। तो बस बेटे जो चीज निकालनी है उसको हम रखेंगे राइट से, कितने आलू आएंगे तो राइट से, ठीक है। कितने पैसे में आएंगे राइट से रख दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा बेटे, पहले 1 रुपए में कितने आएंगे 40 अपॉन में 400, 150 में कितने आएंगे 40 अपॉन 400 होना 150, 0 0 पैसे 0 0 4 15 kg आएंगे, ठीक है। बेटा ये यूनिटरी मेथड और इससे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। जो चीज हमें निकालनी है उसको राइट साइड में रखेंगे और जो चीज हमें गिवन है उसे लेफ्ट साइड, जो निकालनी राइट साइड, जो निकालनी राइट साइड, बस इतना याद रखना, जो निकालनी राइट साइड। अब देखो कैसे क्वेश्चन स्वाद आएगा करने में। तो बच्चों वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा कितना ग्राम NaOH हमें नीड होगा इतने ग्राम ऑफ Cl2 को रिएक्ट कराने के लिए, है ना। बहुत आसान से हमने क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। बेटे जो ये मेरे पास ये चीज गिवन है ना, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इनको। जैसे यहाँ 1 अगर कुछ नहीं दे रखा है तो 1 है, ठीक है, ये NaCl होगा। अगर कुछ नहीं गिवन है तो मेरे पास क्या होगा बेटे 1 है, और अगर कुछ गिवन है 2 है वो तो ये क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इनको, ठीक है। बेटे ये मोल्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये मेरे पास क्या हो सकती है वॉल्यूम भी हो सकती है। जो भी क्वेश्चन में मुझे दे रखा होगा उस हिसाब से मैं इसको कुछ भी मान सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो बेटा देखो मुझे इतना समझ आया कि मुझे क्या निकालना है, NaOH की अमाउंट निकालनी है। किसकी NaOH की। मैंने क्या कहा था जो चीज भी मुझे निकालनी है राइट में, है ना। थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी उसने मुझे क्या दे रखा है बेटे, उसने मुझे अमाउंट दे रखी है Cl2 की। किसकी Cl2 की अमाउंट दे रखी है कि इतना ग्राम मेरे पास क्या है Cl2 है। तो सबसे पहले मैं मोल से निकालूंगा, क्या निकाल दूंगा फिर से मोल्स, या तो मोल्स या तो मॉलिक्यूल या तो वॉल्यूम। इससे सबसे आसानी से क्या निकाल सकता हूँ मोल्स निकाल सकता हूँ बेटा, मोल्स ऑफ Cl2 बेटा, ठीक है। Cl2 का गिवन मास 35.5, Cl2 का मोलिकुलर मास बेटे 8 Cl का मास होता है 35.5, 2 का कितना हो जाएगा 71 हो गया, ठीक है। ये कितना बन गया बेटा 0.5 मोल बन गया, कितना बन गया 0.5 मोल बन गए। ये मेरे मोल्स आ गई, इसको मैं रख देता हूँ साइड, कहाँ रख देता हूँ बेटे साइड में। मेरे अकॉर्डिंग तो इतने मोल हैं, कितने 0.5 मोल। क्वेश्चन के बॉडी कितने मोल है 1 मोल है, कितने हैं 1 मोल। जो 1 मोल Cl2 है वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ NaOH से, किससे 2 मोल ऑफ NaOH से। बेटे देखो मैंने क्या कहा जो चीज निकालनी राइट फिट, ठीक है। अब बेटे क्वेश्चन के हिसाब से कितने मोल है 0.5 मोल है, कितने मोल है बेटे 0.5 मोल Cl2। बेटे अभी बताया एक इतना, तो इतना कितना मल्टीप्लाई हो देते हैं ना बेटे 2 इंटू 0.5 तो कितना आ गया 1 मोल ऑफ NaOH। कितना हो गया बेटे 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। अब उसने मुझे क्या पूछा है हाउ मेनी ग्राम, अमाउंट बतानी है कि तो मोल्स आए हैं, क्या है मोल्स। अमाउंट ऐसे ही डाल रहे बेटे, देखो मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है। ये मुझे अब की बार निकालना है, मोलिकुलर मास मुझे पता है, मोल्स इंटू मोलिकुलर मास डिवाइड में पड़ा वहां जाके मल्टीप्लाई, बस मोल्स इंटू मोलिकुलर मास कर दो। एक मोल मोलर मास कितना 40 होता है, सोडियम का 23 होता है बेटे, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ गया 40 ग्राम NaOH रिक्वायर्ड होगा मुझे, ठीक है। सबसे पहले क्या आर्डर है, मैंने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन को ध्यान से देखा, क्वेश्चन में दे रखा है ग्राम, क्या दे रखा है ग्राम, इससे मैंने निकाल दिए मोल, मोल मैंने एक साइड वर्क दिए।
मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ये है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या है, जो 1 मोल Cl2 है वो 2 मोल NaOH के साथ रिक्वायर्ड है। मैंने क्या कहा, जो चीज़ निकालनी है वो राइट में रख दी। 1 मोल का पता है 0.5 का निकाल दिया, इतने मोल ऑफ NaOH आ गए। 1 मोल NaOH मैंने बताया जी, जितने मोल्स होंगे उसको मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, उतना मुझे क्या होगा, गिवन मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन, अब बहुत ही आसानी तरीके से हुए। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज यील्ड, है ना। अब मेरा क्या है, मैं ना आपको क्वेश्चन में ही सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बढ़े, है ना। अभी आपने एलसी सीखी स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट प्रेडिक्टरी मेथड से, उसी से रिलेटेड हम परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे, हमें रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है ना। देखो ध्यान से सुनो, कैसे बहुत ध्यान से लगाना इस चीज को। देखो उसने मुझे क्या कहा, परसेंटेज यील्ड निकालनी है CO2 की। परसेंटेज यील्ड की अब भी बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसने कहा 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, कितना बेटे, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम बात हो रहे। कैल्शियम का वेट कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना 16 गुना 3 48, कितना हो गया टोटल 48 दो 50 60 100 हो गया, कितना हो गया 100 गुना। ठीक है, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की होना है, इसके मोल्स निकाल देंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, कितने आगे बेटे 2 मोल आगे, कितना आगे बेटे 2 मोल। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल प्रेजेंट करोगे 2 मोल प्रेजेंट है, ये मेरे पास इक्वेशन है। मेरी इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, बेटे देखो क्या निकालना है CO2, राइट में रख दो। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 देगा, कितना देगा, ये देगा बेटे, ये भी 1 है, ये भी 1। मेरे पास असल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 2 मोल है बेटे, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा 2 मोल CO2 देगा। अभी आपको बता के हटाऊं मैं कि मोल इनटू मोलर मास, मेरे पास क्या हो जाएगा गिवन मास। बेटे कितना मास आ जाएगा मेरे पास 2 मोल है ना, और CO2 का मास कितना होगा 12 प्लस 16 में 2 32 और 12 कितना हो गया 44, कितना हो गया बेटे 88 ग्राम हो गया, कितना हो गया 88 ग्राम। मेरे हिसाब से, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से यील्ड आनी चाहिए थी इतनी, ठीक है, मेरे हिसाब से जो उन्होंने गिवन अमाउंट दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने बता रखा मेरी जो यील्ड है वो 44 ग्राम आई है, कितनी आई है 44 ग्राम। मेरी कितनी आ रही 88। बेटा देखो आपके स्कूल में परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, मैक्सिमम मार्क्स 500 नंबर का पेपर, आप क्या है 250, 50% है ना। सेम कितने मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम अमाउंट जो बन सकती है इससे कितनी है 88। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बनी बेटे 44 ग्राम। इनको हम 100 लगा देते हैं ना परसेंटेज की, 44 50% यील्ड आ गई। अरे परसेंट का क्या सीख गए, दोनों चीजें एक साथ पेल दी है ना। हमने स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट भी सीख ली, मोल्स भी निकाल लिए साथ ही, है ना। सारी चीजें एक ही साथ, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था बेटा, बहुत आसानी से क्या करा, सबसे पहले मोल्स निकाल लिए, इक्वेशन के हिसाब से ये है, लेकिन आई इतनी, असल में मैक्सिमम ये है बेटा, इतनी अमाउंट आ सकती है, लेकिन इतनी है। अब कुछ भी हो सकता है बेटे, किसी भी खाते में बस हो सकता है, ये चीज है ना, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इतनी आई और ये हमारा क्या गया बेटे, इतनी परसेंटेज शिफ्ट आ गई। ठीक है, कह रहा परसेंटेज भी निकालनी है किसकी, MTBE की निकालनी है, जो मुझे मिल रहा है बेटे, ये मिल रहा है मुझे। ठीक है, इज ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन ऑफ 28 ग्राम ऑफ आइसोब्यूटाइल, कितना है बेटे 28 ग्राम आइसोब्यूटाइल है मेरे पास। सफिशिएंट मिथेनॉल है, इसकी अमाउंट नहीं दे रखी है बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट में और इसमें यही फर्क होता है, यहाँ पर दो चीज अगर दे दी तो लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन होते हैं, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट तो भी आसान है, अभी बात करेंगे हम। लिमिटिंग रिएजेंट में अगर हमने इसके मोल निकाल दो, इसके मोल निकाल, जिसके कम मोल है उससे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। अभी देखना बस आप, है ना बेटे। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से 1 मोल आइसोब्यूटाइल नहीं, कितना दे रहा है बेटे 1 मोल ही दे रहा है। ठीक है, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ 28 ग्राम ऑफ आइसोब्यूटाइलिन है, गिवन कितना है बेटे 28 ग्राम आइसोब्यूटाइलिन है मेरे पास। ठीक है, 28 ग्राम ऑफ आइसोब्यूटाइलिन क्या कर रहा है, आइसोब्यूटाइलिन बेटे C4H8, 12 4 48 48 पर 60 56 ग्राम, गिवन मास ओन में मोलर मास कितना आ गया बेटे 0.5 मोल आ गई। 1 मोल इतना दे रहा है बेटा, 1 मोल कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, 0.5 मोल कितना देगा
0.5 मोल 0.5 मोल देगा। किसका? C5H12O का। 0.5 गुना में 12 पंजे 60 प्लस 12 72 प्लस 16 98 98 है ना, 12 पंजे 60 72 76 88 सॉरी 88 ठीक है। 0.5 इंटू 88 कितना होगा बेटे? 44 ग्राम। मेरे हिसाब से ये लंच है 44 ग्राम। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी आ रही है? 22 ग्राम। मैक्सिमम अपॉन में जो आई इंटू में 100 22 से कम 22 19 44 50% मेरे पास क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया, है ना? कितना आसान क्वेश्चन था। ये रिटरी मेथड बेटा, कुछ नहीं लान करना, कुछ रट्टे नहीं मारने, कोई घोपला नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया आपके, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो लिमिटेड एजेंट के ऊपर है, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आप यूनिटी मेथड समझ चुके हैं, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है? मेरे पास N2 है, H2 है ना, H2 है, सॉरी H2 गैस है, ओके। मिक्स टू प्रोड्यूस एन अमोनिया बना रही है। क्या कर देंगे बेटा? ये 3H2 हो जाएगा, ये 2NH3 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बैलेंस कर दी क्वेश्चन। ये करनी बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ज़्यादा। अगर आपको नहीं भी गिवन है, पहले क्वेश्चंस में भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चनों में मुझे गिवन थी और वो जो थी बैलेंस्ड थी, तो इसलिए मुझे नहीं करना पड़ा। लेकिन ये बैलेंस नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको बैलेंस करा। सबसे पहले मेरा ध्यान से सुनो, 50 किलो नाइट्रोजन है, चलो 50 kg है, डन। हाइड्रोजन 10 kg। बस बेटा यही है रिमेटिंग एरिया और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इससे पहले हमने क्वेश्चन करे, सिर्फ इतना फर्क है। वहां पर सिर्फ एक की अमाउंट गिवन होगी, यहाँ पर दोनों की गिवन है। अगर दोनों की अमाउंट गिवन है बेटा, तो इनमें से एक हो सकता है पहले ही खत्म हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? एक हो सकता है पहले ही खत्म हो जाए। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूँ, मेरे पास ये दो बैलून है, वो रेड कलर के हैं। कैसे है बेटा? रेड कलर की। एक जो बैलून है वो येलो कलर का है। कैसे कलर का है बेटा? येलो कलर का है, ठीक है। लिमिटिंग वेरिएंट का हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, क्वेश्चन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी आपके पास होनी चाहिए कि आखिर है क्या लिमिटिंग एजेंट, है ना। तो बेटा मेरे पास ये है और ये बैलून। मुझे इस तरीके की एक चीज बनाती है। क्या बनानी है? एक दो इस तरीके की बैलून लगाते हैं ना हम घर में, इस तरीके के पेयर बनाने हैं। दो तो रेड कलर का, एक येलो कलर का, ठीक है। अब मेरे पास क्या है बेटे? 16 तो रेड कलर के बैलून है और 16 येलो कलर के बैलून है। 16 रेड कलर के बैलून है और 16 येलो कलर के बैलून है। अब बताओ कितने पेयर बनेंगे? कितने बनेंगे बेटा? एक तो ये बन गया, 8 और ऐसे बन जाएंगे। 8 और ऐसे बन गए, टोटल मतलब 8 बन गए। तो बेटे रेड वाले तो खत्म हो जाएंगे, 8 दूनी 16, तो कितने बने टोटल? 8। कितने बने? 8। लेकिन येलो का भी है बेटे। येलो क्या है? अभी भी बाकी है 8। लेकिन इन 8 का कुछ काम तो नहीं है। मैं कहाँ लगाऊंगा? मुझे तो भाई रेड रेड और येलो का पेयर चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर जो चीज पहले खत्म होगी, रेड वाले पहले खत्म होगी, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। अब ऐसा थोड़ा ना येलो 16 है तो 16 पेयर बन जाएंगे, नहीं। ये पहले खत्म हो गया और रिक्वायर है 2 के साथ 1 होना चाहिए, है ना। तो बेटे जो चीज पहले खत्म हो जाएगी उसके साथ हम क्या कर देंगे, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन रहेगी। बस अब यही हमने यहाँ पे ढूंढना है। मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ एन कितने? 50 या अपॉन में 28। N2 का कितना होता है मेरे पास? 28 होता है। और किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास ग्राम में होता है। मोल्स ऑफ H2 कितने हैं? 10 अपॉन में हाइड्रोजन H2 है ना बेटा। H2 का मास कितना होता है? 2। कितना है? 2, ठीक है। अब मेरे ध्यान सुनो, लिमिटिंग एजेंट जो निकालो उसके क्या होगी? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। इसका कोएफिशिएंट कितना है भाई? इसका कितना है? 3। तो 50 जा अपॉन में 28 गुना में 1। लिमिटिंग एजेंट ऑफ H2 ये तो कितना हो गया? 5000। 5000 अपॉन में इसका कितना है बेटा? 3 है, ठीक है। 100 एक कैलकुलेटर करके देखना, ये कम है, ये क्या है? कम है, साफ दिखाई भी दे रहा है ना। तो लिमिटिंग एजेंट क्या हो गया मेरा? H2। तो इसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। किसके हिसाब से? जो कम अमाउंट में है उसके हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा? लिमिटिंग एजेंट बन जाएगा। लिमिटिंग एजेंट मोल्स बेटे, अब मुझे लिमिटिंग एजेंट ये है, लेकिन मोल्स कितने थे? 5000 मोल्स थे। कितने थे? 5000 मोल्स थे।
अब मुझे क्या निकालना है, कितना अमोनिया बनेगा। 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। 1 मोल कितना बनाएगा, 2/3 मोल अमोनिया। हमारे हिसाब से तो ये है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मोल्स कितने बेटा, 5000 मोल्स है। कितने बेटा, 5000 मोल्स। क्या कर दोगे, 5000 गुना में 2/3 है ना, और इसको सोल्व कर दो, जितना भी आएगा उतने मोल्स क्या आ जाएंगे, ये इतने मोल्स कितने हो गए, अमोनिया के हो गए। अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, कितनी अमाउंट फॉर्म हो रही है बेटा, अभी मैंने आपको बताया। अगर आपके पास मोल गिवन है, मोलर मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना है मोलर मास अमोनिया का, N कितना होता है बेटा, 14 और 3 17, तो 17 से गुना कर दो, इसको सोल्व कर दो, जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा टाइम लग जाएगा और समय की तो कमी है, क्योंकि मैं फ़ोन में शूट कर रहा हूँ, बहुत गर्म हो रहा है, स्टोरेज है नहीं, है ना। तो बच्चों हो सकता है आपको मन में डाउट आए, सर तो ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहे हैं इजी इजी से, या जो कंसेप्ट सर ने करवाए हैं उससे हम क्वेश्चन सोल्व कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन 2025 में अभी आया है ना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, और ये क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर देंगे। कैसे, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ H2 गैस, है ना। मैग्नीशियम दे रखा है और उसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ बेटा, HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, HCl गैस है ना, करवा रहे हैं। टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस दे रखी है, कितनी है, 220 ml हाइड्रोजन गैस मिल रही है मुझे, सॉरी हाइड्रोजन गैस कितनी मिल रही है बेटा, 220 ml मिल रही है एट HTP ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो मैग्नीशियम का मास बताना है कि कितना मैग्नीशियम का मास रिक्वायर होगा मेरे पास। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, मैंने भी आपको बताया। क्या होता है मेरे पास, ये क्या देगा, MgCl2 प्लस H2 मिल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या कर दूंगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन मेरी क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, अब क्या कहा उसने, 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट HTP ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ dilute HCl। मैग्नीशियम की अमाउंट बतानी है, जो चीज निकालनी है वो कहाँ आ जाएगी, राइट में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी बेटे, राइट में आ जाएगी। 1 मोल H2, 1 मोल H2 कितने के साथ रिएक्ट करता है बेटा, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। 1 मोल मैग्नीशियम जब लगेगा, मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, अब बेटे मुझे क्या गिवन है, हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम गिवन है, कितनी गिवन है बेटे हाइड्रोजन गैस की, तो मैं क्या निकाल दूंगा, हाइड्रोजन गैस के मोल्स निकाल दूंगा, कितनी है बेटे, 220 ml है बेटे। मैंने पहले ही बताया, अगर गैस गिवन है और अगर लीटर में दे रखा है, क्या वॉल्यूम दे रखी है, तो 22.4 लीटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या कर दूंगा बेटे, 10-3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या 1/1000 से डिवाइड कर दूँ, है ना, एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे क्या आगे बेटे, मोल्स आगे। मेरे हिसाब से बेटा 1 मोल H2 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम देगा, तो इतने मोल ऑफ H2 कितने मोल देंगे बेटे, 220 गुना 10 की पावर -3 इंटू 22.4 मोल, इतने देंगे। और मैग्नीशियम का बेटे मोल अमाउंट पूछी है ना, मास कितना रिक्वायर्ड है, क्या पूछा है, मास कितना है। मोल्स अगर इतने बेटे क्या कर दूंगा, मैग्नीशियम के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी आएगा बेटा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 22.4 है, ये लगभग कुछ भी आ जाएगा आंसर, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपीरिकल फॉर्मूले के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इंपीरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान सी चीज है बेटे। जैसे मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, इनको एक सिंपल रेशो में लिख दो तो क्या हो जाएगा, वो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब ये सबसे किससे डिवाइड हो जाएंगे बेटे, 6 से डिवाइड हो जाएंगे, तो C1H2O। तो बेटे ये सबसे छोटा फॉर्मूला, सबसे इजी रेशो में कन्वर्ट कर दिया इसको, मैंने क्या कर दिया, स्मॉलेस्ट होल रेशो में क्या कर दिया, इसे कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और बेटे देखो ध्यान से सुनो, अगर इस सबको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वही फॉर्मूला मिल जाएगा, तो इसको बेटे 6 को मैं m से लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो ये चीज मुझे समझ आ गई कि क्या होगा, मेरे पास एक
बड़ा सा फॉर्मूला होगा उसको मैं सिंपल वोल रेशो में लिख दूंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं बेटा, क्या नहीं, C4H8, ठीक है, नाम आप बताओ क्या होता है इसका, C4H8। अब क्या करूं बेटे, किससे डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 4 से, तो CH2, ये मेरे क्या बन गया, छोटा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको अगर m से मल्टीप्लाई कर दो यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा, ये तो छोटा सा कंसेप्ट है बस, है ना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। क्वेश्चन कैसे करना, देखो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने परसेंटेज लिख देनी है, क्या लिख देनी है, परसेंटेज लिख देनी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितनी है, 54.2, 9.2, और ऑक्सीजन की कितनी है, 36.6, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपने उसके ग्राम एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, परसेंटेज अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास। देखो परसेंटेज मान लो 100 में से 54.2 ग्राम जो है वो कार्बन है, तो हम मोल्स निकाल रहे हैं बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करके, है ना। 54.2 अपॉन में 12, 9.2 अपॉन में 1, और 36.6 अपॉन में 16, ठीक है। अब क्या कर देना है, उसके बाद इनको सोल्व कर देना है, ठीक है। सोल्व करके क्या आएगा, ऐसे ये आ जाएगा 4.6, ये 9.2, और ये क्या 2.3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 4.6, 9.2, 2.3। सबसे पहले क्या करना बेटे, सबसे पहले जो भी परसेंटेज है उसको लिख देना, वो मान लो हमारी अमाउंट है बस, है ना, ग्राम में, और उसको हमने क्या कर दिया, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मोल्स आ गए। उसके बाद जो सबसे छोटा मोल होगा, सबसे छोटी अमाउंट होगी, उससे सबको डिवाइड कर देंगे। 4.6, 2.3, 9.2, 2.3, और 2.3 अपॉन में 2.3, कितना आ गया बेटा, 2, 4, 1। तो मुझे पता चल गया कार्बन कितने हैं, कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 1, ठीक है। अब मेरा यहां से मास देखो, मेरा मास कितना है बेटा, 12 दूनी 24, 24 4 28, 28 और 16 44 ग्राम। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 132 ग्राम है, कितना है, 132 ग्राम। ये लगभग 3 गुना नहीं है, 3 गुना है, तो इस सबको 3 से गुना कर दो बेटा, क्या बन गया, C6H12O3, ठीक है। ये मेरा क्या है बेटा, आंसर आ गया। बहुत इजी है, सबसे पहले मैं मोल्स निकाल दूंगा, छोटे वाले मोल को डिवाइड कर दूंगा, जो भी मेरे पास आएगा वो अमाउंट लिख दी। अगर मुझे उसने मास नहीं दे रखा होता, मेरा ये आंसर आ जाता बेटा, ठीक है। अगर उसने मुझे अमाउंट नहीं दे रखी होती तो ये मेरा आंसर आ जाता, लेकिन मेरे हिसाब से मोलिकुलर मास इतना बना, उनके हिसाब से इतना बना, लगभग 3 गुना था, तो मैंने भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला भी मुझे लगता है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं, जो भी परसेंटेज दे रखी है वो हमारी अमाउंट, बस डायरेक्ट परसेंटेज लिखो, मोल्स निकाल दो, मोल से डिवाइड कर दो, जो भी आ गया उसको लिख दो, है ना, ये आंसर हो जाता बेटा, अगर कुछ नहीं गिवन होता। अब गिवन है तो मैंने क्या कर दिया, जितना हमारा मोलिकुलर मास है उनका मोलिकुलर मास चेक कर लिया, लगभग 3 गुना था, तो मैंने वहां अपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर, या हम मास कैसे निकाल सकते हैं जब हमारे पास 2 आइसोटोप्स गिवन हो। आइसोटोप्स क्या होता है बेटा, देखो हो सकता है आपका कोई ऐसा जानकार हो जिसके घर पे 2 ट्विंस हो, सेम दिखते हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं बेटा, बिल्कुल सेम दिखते हैं, लेकिन उनके वेट में फर्क है, क्या है, मास में फर्क है, बस यही क्या होता है, आइसोटोप होता है। फिर जो कार्बन होता है ना, उसका 12 में भी मिलता है मुझे, उसका मास 12 भी होता है, और 13 में भी मिलता है। आइसोटोप क्या होगी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। जो कार्बन है जो मुझे नेचर में मिलता है, उसकी अबंडेंस जो है वो डिपेंड करती है, ज्यादा मुझे ये मिलता है, कम ये मिलता है ना, समझ रहे हो। जो कार्बन है उसके मुझे 2 मासेस मिलते हैं पूरे नेचर में, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रखा है, मुझे क्लोरीन बता रखा है 2 अमाउंट में मिलता है, एक 37 में, एक 35 में, ये आइसोटोप है। और क्या कह रहा है कि हर एक 37 क्लोरीन के लिए 3 35Cl है, ठीक है। मतलब अगर एक 37 है तो 3 कितनी है, 35, टोटल कितना हो गया बेटे, 4। अगर मैं इसकी परसेंटेज देखूं कितना हो गया बेटे, ये 25%, ये कितना हो गया 75%, टोटल कितना होता है 100% होता है, ठीक है। कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में परसेंटेज ही गिवन होती है, लेकिन मैंने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया ताकि आप कंसेप्ट्स को समझ सकें, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर आपके पास एक रोटी है बेटा पूरी 4 पार्ट हो गए, अगर एक 37 है तो 3 35 है,
तो ये कितना हो गया बेटे 75%, ये कितना हो गया 25%। परसेंटेज डायरेक्ट देते हैं, लेकिन मैंने जान के एक ऐसा क्वेश्चन लिया ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए बस बेटा। अब देखो अगर मैं आपको कहूँ भाई 100 नंबर का पेपर था, कितने का था 100 नंबर का पेपर था, आपके 30% आए थे, क्या कर दोगे 30/100, परसेंटेज में 1/100 होता है ना, क्या है बेटे 30 मार्क्स आ गए बस। मैं कहूँ भाई 50 नंबर का मार्क्स था, 50 नंबर का पेपर था, आपके 30% आए, क्या कर दोगे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 15 नंबर है ना। तो बेटे अब कितना है टोटल नंबर पेपर है 37 नंबर का, आए कितने 25 में 100, 1 में 4, ठीक है प्लस अब क्या है 35 क्लोरीन 75% है, 75 में 100, 25 ये 75, 25 चौके 100, इसको सोल्व करोगे बेटे 35.5 आंसर आ जाएगा आपका। और जो क्लोरीन का मोलिकुलर मास भी होता है ना बेटा वो 35.5 होता है। तो अब आप कभी अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आए ना सर आप ये बताओ आपने कहा था मास तो ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन क्या आधा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई आधा भी हो सकता है क्या, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आधे नहीं पूरे ही होते हैं। लेकिन जो अबेंडेंस मिलती है वो दो अलग अलग तरीके के क्लोरीन मुझे नेचर में मिलते हैं, है ना। यहाँ पे देखो बेटा 17, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटे 20, यहाँ पे कितने हो गए 18, ठीक है। इन न्यूट्रॉन के कारण इनके मास में एक एवरेज एटॉमिक मास, इसको हम बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं एवरेज एटॉमिक मास। परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन है 25%, 25% मिल गया, 75%, 75%, सोल्व करा आंसर आ गया, ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों ये भी एक क्वेश्चन एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर है। हमारा लगभग मोल्स के ऊपर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रह गया जिसको आधे घंटे का टॉपिक है, जिसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि फोन में स्टोरेज कम रह चुकी है और बहुत ही हीट हो चुका है और गर्मी भी बहुत है ना, तो वो मैं आपके लिए एक अलग से बाद में बना दूंगा, ठीक है। ज़्यादा देर का नहीं है, आधे घंटे का, और वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आ सकते हैं क्वेश्चन तो मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो आप क्या है मेरे पास, कार्बन अकर्स इन नेचर एज मिक्सचर ऑफ कार्बन 12 और 13 कार्बन, अभी मैंने बताया आपको कार्बन 12 और 13 दो में मिलता है मुझे, ठीक है। उसने अब की बार मुझे एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, कह रहे दोनों की परसेंटेज अबेंडेंस बता दो या एक की बता दो, कुछ भी है। मान लो बेटा, मान लो इसकी अबेंडेंस है x%, कितनी है x%, मान लो 90 है या 80 है, जितनी भी है, तो इसकी कितनी होगी 100 माइनस 80 या 100 माइनस 90, तो कितनी हो जाएगी 100 माइनस x% हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, चलो क्वेश्चन कर दो फिर कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ देखो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, कार्बन 12 इंटू कितनी परसेंटेज है x% है, प्लस 13 इसकी कितनी है 100 माइनस x/100 है, यही है बेटा, क्या और कुछ है, यही है सर, ठीक है। ये कितने की बना है 12.011, ठीक है। और ये कितना हो गया 12x/100 प्लस 1300 माइनस 13x, कोई दिक्कत बेटे, इतना तो सोल्व कर लोगे आप लोग, है ना। ये वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1201, लगभग इतना ही लगा लो, ठीक है। प्लस का 1300 बेटा, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1300, ये क्या हो गया माइनस का x हो गया, ठीक है। 1300 में से 1200 एक गया बेटा 99, और ये क्या माइनस का x, तो माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया 99। तो मतलब जो x है मेरे पास उसकी अबेंडेंस कितनी है बेटा 99% है, मतलब कार्बन 12 की जो परसेंटेज है वो मेरे पास कितनी आ गई बेटे 99% आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो जितनी भी मेरी कोशिश रही है आपको क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट की क्लैरिटी देने की रही है, ठीक है। मैंने आपको ऐसे लिखवाया नहीं है, क्यों, जितना लिखवाऊंगा बेटा वो वेस्टेज है। कंसेप्ट को समझो, खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करो, कंसेप्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रहता है और बस यही रहता है मेन तो हमारे पास, है ना। तो ये हम एक अलग से 15 मिनट की वीडियो बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ्री में ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद।